साथियों नमस्कार, मैं दृश मोहम्मद गौरी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीटरा। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था मानव तंत्र। इस मानव तंत्र का आज ये दूसरा पार्ट अपन ले रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पाचन तंत्र की संरचना के बारे में चर्चा की थी। आज हम पाचन की कार्यविधि के बारे में चर्चा करेंगे कि भोजन का कौन सा अंश पाचन तंत्र के कौन से हिस्से में पचित होता है और कौन कौन से एंजाइम उसमें काम आते हैं। तो साथियों, हमारे पाचन तंत्र की संरचना में अगला जो हेडिंग आता है वो है पाचन ग्रंथियां। तो पाचन ग्रंथियां हैं वो हमारे शरीर में मुख्यतः 3 है। पहली लाल ग्रंथियां, दूसरी यकृत और तीसरी है अग्नाशय। जिसमें से लाल ग्रंथियां हमारी मुख्य गुहा में होती है। कहाँ होती है? मुख्य गुहा में। ये 3 जोड़ी होती है। कर्णपूर्व यानी कान से पहले की तरफ होती है, दूसरी अधोजम यानी दोनों जबड़ों के जोड़ के नीचे की तरफ होती है, और तीसरी है अधोजीवा, ये जीवान के या जीवा के नीचे होती है। ये तीनों लाल ग्रंथियां लार का स्रावन करती है और लार का जो पीएच होता है वो 6.4 से 6.8 के बीच में होता है, यानी कि हल्का अम्लीय पीएच होता है। ये लार जो है ये भोजन के साथ मिलके उसको लसलसा और चिकना बना देती है। इसके अलावा लार और ज़बान मिलकर हमारे दांतों की सफाई भी करते रहते हैं, मुंह की भी सफाई करते रहते हैं। और लार के अंदर 2 तरह के एंजाइम होते हैं। पहला है लाइसोजाइम। ये भोजन के अंदर जो जीवाणु कीटाणु वगैरह होते हैं उनको ये मारने का कार्य करती है। तो कई बार अपन चोट लगने पर उंगली मुंह में डाल देते हैं, क्योंकि लाइसोजाइम एक तरह से एंटीसेप्टिक कार्य करती है। अब दूसरा है लार के अंदर सैलिवरी एमाइलेज या लारीय एमाइलेज होता है, जिसको टाइलिन भी कहते हैं। ये भोजन के अंदर जो स्टार्च पार्ट होता है उसको एमाइलेज में बदल देता है। स्टार्च एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है। तो लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारी मुख्य गुहा में ही हो जाता है। इस प्रकार लार के साथ मिलकर भोजन एक गोल गेंद की तरफ बन जाता है और हम इसको निगलते हैं। इस गोल गेंद जैसे भोजन को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस। अब भोजन यहाँ ग्रसनी में आ जाता है। ग्रसनी श्वसन और भोजन का एक संयुक्त पथ है और इस ग्रसनी के अंदर श्लेष्मा कोशिकाओं का आवरण होता है। ग्रसनी में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, ये केवल भोजन को चिकना बनाती है ताकि आसानी से नीचे की तरफ ये प्रवाहित हो जाए या चला जाए। फिर ग्रसनी से भोजन ग्रेशिका में आता है। तो ग्रेशिका भी एक लंबी कुल्लित नलिका है, लंबी नलिका है और इसके अंदर भी श्लेष्मा कोशिकाओं का या म्यूकस मेम्ब्रेन का आवरण होता है जो श्लेष्मा स्रावित करती है, और ये श्लेष्मा भी भोजन को चिकना और लसलसा बनाने का कार्य करती है ताकि भोजन आसानी से आमाशय में चला जाए। अब भोजन कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा या जठर आगमन अवरोधनी के द्वारा जो है आमाशय में आता है। कहाँ आता है? आमाशय के अंदर आ जाता है। जब भोजन आमाशय में आ जाता है तो आमाशय में 3 तरह की कोशिकाएं होती है। पहली कोशिकाएं होती है म्यूकस सेल या श्लेष्मा कोशिकाएं। कौन सी है? श्लेष्मा कोशिकाएं। ये कोशिकाएं हैं वो HCl की सांद्रता को कम करती है, आमाशय की दीवारों के चारों तरफ एक आवरण बनाकर आमाशय को HCl से बचाती है। दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल या ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। ये HCl स्रावित करती है। HCl भोजन में उपस्थित जो जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। इसके अलावा HCl भोजन के अक्रिय एंजाइम जैसे रेनिन है, ये प्रोरेनिन के रूप में होता है। ये HCl की उपस्थिति में रेनिन में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? रेनिन, प्रोरेनिन। ये HCl की उपस्थिति में किसमें बदल जाएगा? रेनिन में बदल जाएगा, यानी सक्रिय रूप में बदल जाएगा, रेनिन में बदल जाएगा। इसी तरीके से प्रोपेप्सिन होता है। ये प्रोपेप्सिन भी HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? पेप्सिन में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आमाशय के अंदर जो HCl स्रावित होता है, ये HCl है वो भोजन के अक्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदल देता है। इसके अलावा तीसरी कोशिकाएं जो होती है वो होती है मुख्य कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? मुख्य कोशिकाएं।
ये मुख्य कोशिकाएं जठररस स्रावित करती है और जठररस का जो पीएच होता है वो लगभग 1.2 से 2.2 के बीच में होता है। इसमें कई सारे पाचक एंजाइम होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया प्रोरेनिन, प्रोपेप्सिन वगैरह। तब अब हमारा अगला भाग है आमाशय के अंदर पाचन। तो आमाशय के अंदर जब भोजन आता है तो भोजन के अंदर कोई दूध का अंश है, तो दूध के अंदर एक घुलनशील प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसीन। ये केसीन प्रोटीन रेनिन की उपस्थिति में पैरा कैसीन में बदल जाती है या कैल्शियम कैसिनेट में बदल जाती है। तो मुख्यतः ये एंजाइम बच्चों में मिलता है जो मां का दूध पान करते हैं उनमें ही मिलता है। तो आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा मां का दूध पान करता है तो दूध अपन जानते हैं एकदम पतला होता है, वही बच्चा जब उल्टी या वोमिटिंग करता है तो वो एक दही की तरह बदल जाता है। अब दूसरा जो मुख्य एंजाइम है आमाशय में है वो पेप्सिन। ये प्रोटीन को प्रोटीजेज और पेप्टोन्स में बदल देता है और लगभग प्रोटीन के काफी हिस्से का आमाशय के अंदर क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। और आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होने से भोजन अब एक लसलसे पेस्ट के रूप में बदल जाता है जिसे हम चाइन कहते हैं और ये पाइलेरिक स्फिंक्टर के द्वारा कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है। अब जैसे भोजन छोटी आंत में आएगा, उस छोटी आंत में जैसे भोजन पहुंचता है तो उस भोजन के अंदर आके दो ग्रंथियां खुलती है जिसमें से पहली है यकृत ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। ये यकृत ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है और इसके बाईं और दाईं और दो भाग होते हैं और ये लगभग 1 लाख छोटी छोटी षष्ठकोणीय इकाइयों की बनी होती है जिसे लीवर लोब्यूल्स या यकृत पुपिकाएं या यकृत कोश कहते हैं। और ये सब मिलके यकृत बनाती है, ये कोशिकाएं मिलके पित्तरस बनाती है, वो पित्तरस यकृत के ऊपर थैलीनुमा जो शर्करा होती है पित्ताशय उसमें एकत्रित हो जाती है। पित्तरस का जो पीएच होता है वो लगभग 7.4 to 7.8 के बीच में होता है, हल्का क्षारीय होता है। इसमें दो वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिरुबिन। कौन कौन से, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। बिलिरुबिन ये हल्के पीले और हल्के हरे रंग के होते हैं, इसलिए पित्तरस का रंग भी हल्का पीला या हल्का हरा होता है। अब है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है, इसका ज्यादातर भाग तो बहिःस्रावी होती है अर्थात पाचक रस बनाती है और कुछ भाग इसका अंतःस्रावी होता है जो हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाते हैं। जो इसका बहिःस्रावी भाग है वो पाचक रस बनाते हैं, वो पाचक रस भोजन के विभिन्न अंशों का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो पित्तरस का क्या कार्य है, पित्तरस है वो वसा का पायशीकरण करता है, यानी वसा को छोटी छोटी तेल की बूंदों में बदल देता है। आप एक कांच की पारदर्शक बोतल लीजिए, उसमें आधा पानी भर के उसके अंदर तेल डाल दीजिए, तो इसको जोर से हिलाइए तो आप देखेंगे कि वो तेल छोटी छोटी बूंदों में बदल गया, अर्थात उसका पायशीकरण हो गया है। जैसे ही जैसे हमारा भोजन छोटी आंत में आता है उसमें पित्तरस मिलता है, फिर आंखें ऐसी कर्माकुंचन गति करती है तो उससे वसा का क्या हो जाता है, पायशीकरण हो जाता है। अब आते हैं हम छोटी आंत में भोजन का पाचन। तो सबसे पहले स्टार्च पे एमाइलेज क्रिया करके उसको माल्टोज में बदल देता है, फिर माल्टोज पे माल्टेज एंजाइम क्रिया करके इसको ग्लूकोज में बदल देता है, तो लगभग कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण हो जाता है। फिर जो आमाशय के अंदर पेप्टोन्स और प्रोटीजेज बने थे उस पे अग्नाशय द्वारा छोड़ा जाने वाला ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन कार्य करते हैं और उसको पेप्टाइड में बदल देते हैं और आंत्र के द्वारा छोड़ा जाने वाला पेप्टाइडेज एंजाइम इस पेप्टाइड को एमिनो में बदल देता है, अर्थात प्रोटीन का पाचन भी पूर्ण हो जाता है। अब बच गया हमारे पास वसा। वसा के ऊपर आंतरीय लाइपेज कार्य करता है और इसको वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है और इस तरीके से लगभग भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। और छोटी आंत के अंदर कई सूक्ष्म अंगुलीनुमा प्रवर्ध होते हैं जिन्हें सूक्ष्म अंकुर कहते हैं और उसके ऊपर सीलिया या पक्षमाप का ब्रूस बॉर्डर होता है। वो उस पचित भोजन को अवशोषित करके उस सूक्ष्म अंकुर के नीचे जो रक्तवाहिनी का या लैक्ट्यूल्स होती है उसमें डाल देते हैं
वहां से भोजन यकृत में और यकृत से हृदय से होता हुआ संपूर्ण शरीर में चला जाता है। तो साथियों, इस तरीके से जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, अपचित भोजन मलाशय में आ जाता है, जहाँ इसे अन्न से होते हुए या गुदा द्वार से होते हुए शरीर से त्याग दिया जाता है। तो ये हमारा भोजन का पाचन की कार्य की आज पूर्ण हो गई। साथियों, अगर हमारे इस वीडियोस को चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। थैंक यू।